ठीक है, तो हर्डल्स इन इम्पोर्टिंग डायमंड पोज ए क्वांटम ब्लॉक टू रिसर्च एम्बिशन इन 9 तारीख के, है ना, 9 तारीख के हैं, 9 जुलाई के। अब न्यूज़ क्या कह रही है, ये पोज अ क्वांटम ब्लॉक, ये कोई टर्म नहीं है, बस ये कह रहे हैं कि क्वांटम रिसर्च पे ब्लॉक हो रही है। वो कभी कभी ना टाइटल न्यूज़पेपर वाले थोड़ा सा फ्लावर ही डाल देते हैं, ऐसा कभी आप अपने पेपर में मत करना कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, अगर पढ़ने वाला नहीं समझ पा दिक्कत होगी, ठीक है। तो अब क्या है कि देखो होता क्या है, हमने कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े थे पिछली क्लास में, क्वांटम इंटेंगलमेंट, क्वांटम सुपर इम्पोजिशन, है ना, ऐसे कुछ है। आपको पता है कि वैसे कंप्यूटिंग कैसे चलती है? ज़ीरोस और वन की मदद से चलती है, बाइनरी से चलती है। हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर डेटा स्टोर करना है, पुराने मैग्नेटिक चिप्स वगैरह में कैसे स्टोर होता था, अगर मैग्नेटिज्म नॉर्थ पोल साउथ पोल 2 ओरिएंटेशन में हो जाती है ना, मान लीजिए नॉर्थ पोल को हमने 1 असाइन कर दिया, साउथ को 0 साइन कर लिया। मैग्नेटिक टेप पे, वो पुरानी वो टेप होती थी ना जिसमें म्यूज़िक वीडियोस रिकॉर्ड होती थी, टेप के ऊपर ज़ीरोस और 1 इस तरह स्टोर हो जाते थे मैग्नेटिकली, ठीक है। इसी तरीके से सेक्टर्स में डिवाइड होती थी सीडी, है ना, इसी तरीके से यहाँ पे सेक्टर में हमारे ये डिवाइड होते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, जो हमारी मेमोरी होती है ना, नॉर्मल रैम वगैरह या हार्ड डिस्क वगैरह, है ना, उसमें क्या है 0 और 1 किसी चीज़ को हम असाइन कर देते हैं। ऐसे ही पहले क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब्स को हम हाई वैक्यूम लो वैक्यूम उस तरह असाइन कर देते थे। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम किस तरह काम करते हैं कि मान लीजिए 5 वोल्ट का वोल्टेज आ रहा है तो 1 है, नहीं आ रहा था 0, है ना। इस तरीके से 0 और 1 ट्रांसमिट हो सकते हैं और स्टोर भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये एकदम फिक्स रहता है, वोल्टेज या तो आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक साथ आ भी रहा है नहीं भी आ रहा है ना। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या होता है, और इससे प्रॉब्लम क्या होती है, एक प्रॉब्लम क्या है, नॉर्मल कंप्यूटिंग है हमारी, फिक्स्ड है कंप्यूटिंग, सब कुछ बढ़िया है, जो आपका रिजल्ट आना है वो आएगा, हमेशा आएगा, एक बार भी गलती नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो कंप्यूटेशनल पावर है वो नंबर ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड के हिसाब से होती है कुछ, है ना, कि इतने टेराफ्लॉप्स से ज़्यादा हम, टेराफ्लॉप्स मतलब कि कितने कंप्यूटेशन है, अगर एक कंप्यूटेशन हम फ्लॉप बोलेंगे, टेरा मीन 10 की पावर 12, ठीक है, 10 की पावर 12 कंप्यूटेशन पर समथिंग, है ना, पेटाफ्लॉप्स, इस तरीके से। तो ये कंप्यूटेशंस जो हैं हम इससे ज़्यादा नहीं कर पाते। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या होता है, एक वोल्टेज का आना 0 और 1 एट द सेम टाइम, दोनों चीज़ एट द सेम टाइम हो सकता है। सुपर इम्पोजिशन चलता है, हमने सब क्वांटम पार्टिकल्स का सुपर इम्पोजिशन देखा ना, कि अप स्पिन डाउन स्पिन, वो दोनों मोड्स के बीच में सुपर इम्पोज्ड है इलेक्ट्रॉन, जब तक हमने उसको खोल के नहीं देखा, कल हमने ये देखा था ना। एग्जैक्टली सेम तरीके से कि वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है, दोनों जो पोजीशन है वो सुपर इम्पोज्ड है। इनफैक्ट क्वांटम कंप्यूटिंग की अच्छी बात क्या है, हम खाली 2 पोजीशन सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, हम मल्टीपल पोजीशंस को सुपर इम्पोज करके एक साथ यूं भेज सकते हैं, एकदम ऐसे जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर केबल है, खाली 4 ऑप्टिकल फाइबर केबल इंडिया से यूएसए जाएंगी और पूरा यूट्यूब का पूरा ट्रैफिक एक साथ ले आएंगी। कैसे करेंगे? क्योंकि एक ही वेव के ऊपर हमने मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज लोड कर रखी हैं। हमारे पास बस एक मशीन होती है जो कि अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को अलग अलग करके बस इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या इंफॉर्मेशन लोड आ रही है वो अलग कर देगी, इस फ्रीक्वेंसी की इंफॉर्मेशन वो अलग कर देगी, ऐसे करके एक साथ। इसी तरीके से हम कई सारे इंफॉर्मेशन को एक साथ सुपर इम्पोज करके जब कंप्यूटिंग करते हैं, ये क्या होती है क्वांटम कंप्यूटिंग। जब हम क्वांटम सुपर इम्पोजिशन करते हैं, क्वांटम स्टेट्स को सुपर इम्पोज करते हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पे एग्जैक्टली क्वांटम सुपर इम्पोजिशन नहीं हो रहा जो इंटरनेट की केबल आ रही है, वहाँ पे एक वेव के ऊपर दूसरी वेव अलग रंग की चढ़ा दी जा रही है। एक ऑप्टिकल फाइबर केबल में आप खाली रेड लाइट थोड़ी छोड़ सकते हो, आप रेड की हज़ारों फ्रीक्वेंसी छोड़ सकते हो, हर फ्रीक्वेंसी कोई अलग इन्फॉर्मेशन लेकर जा रही है ना। वहाँ पे सुपर इम्पोजिशन इस तरह चल रहा है, यहाँ हल्का सा अलग है, यहाँ क्वांटम सुपर इम्पोजिशन है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, इस चीज़ को करने के लिए, क्वांटम सुपर इम्पोजिशन के लिए कुछ पर्टिकुलर मटेरियल चाहिए होते हैं, और जनरली कार्बन के एलोट्रॉप्स इसमें बड़े काम आते हैं। एलोट्रॉप्स माने अदर फॉर्म्स ऑफ कार्बन, और जनरली हमें हायर ग्रेड ऑफ डायमंड चाहिए होते हैं, और डायमंड में भी हमें कुछ स्पेसिफिक इम्प्योरिटीज़ चाहिए होती है, ठीक है। जो नेचुरल डायमंड है वो जनरली जिस
टेम्परेचर प्रेशर जिस फिजिकल फिनोमिना में वो ढले हैं उस हिसाब से वो मतलब डायमंड फॉर्म होते हैं। उसमें हमारा कोई रोल नहीं हो पाता, जो हमें इम्प्योरिटी मिली है उसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट हर किस्म की इम्प्योरिटी का एक स्पेसिफिक पर्पस, मतलब हम स्पेसिफिकली डिज़ाइन कर सकते हैं डायमंड को, है ना, अपना स्पेसिफिक पर्पस को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो हम करते क्या हैं, स्पेसिफिक टाइप की इम्प्योरिटीज़ को यूज़ करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, न्यूज़ खाली इतनी है कि यहाँ पे जो इस टाइप के जो डायमंड है ना, इसके इंपोर्ट में हर्डल्स आ रहे हैं, क्योंकि डायमंड से रिलेटेड हमारे इंपोर्ट्स के कुछ नियम हैं। ठीक है, तो क्या है, कस्टम डिपार्टमेंट्स डायमंड इंपोर्ट पॉलिसीज आर इम्पैक्टिंग इंडिया 6000 करोड़ नेशनल क्वांटम मिशन which relies on lab grown diamonds with specific defects for quantum technology research, और India's diamond industry lacks capability to produce defect specific diamonds। इंडिया में प्रोड्यूस होते नहीं, बाहर से हमें लेने पड़ते हैं, और बाहर से हमें वो नॉर्मल, क्योंकि डायमंड है, ठीक है, तो कस्टम के जो रूल हैं वो इस पर अप्लाई होंगे, है ना, और इसलिए सर्टेन स्पेसिफिक हमें वहाँ पे जब कुछ भी हम इंपोर्ट करते हैं तो कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह ज़्यादा चीज़ों के लिए देनी पड़ती हैं, है ना। इंडिया से बाहर गोल्ड सस्ता है, यहाँ कस्टम ड्यूटीज़ लग कर आता है, एकदम वैसे ही कुछ हमें यहाँ लगाना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब है लैब ग्रोन डायमंड के ऊपर फिर एक्स्ट्रा कस्टम ड्यूटीज़ लग रही हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है हमें, बस इतनी सी बात है। इंडिया के नेशनल ये मिशन है। हाँ, एक क्वांटम बिट को हम क्यूबिट कहते हैं, जो मैं कह रहा था ना कि 0 ले जा सकता है, 1 ले जा सकता है। जब सुपर इम्पोज्ड पोजिशंस में हम कई सारे 0 1 एक साथ ले जाएं, ठीक है, इस एक सिंगल इंफॉर्मेशन को हम क्यूबिट कहते हैं। वरना 0 या 1 को हम क्या बोलते हैं, बिट, सिंपल बिट। ठीक है, 8 बिट के सेट को कहते हैं बाइट। ठीक है, फिर 1000 हो गए तो किलो बाइट, फिर मेगा बाइट एंड सो ऑन। ठीक है, अगर इनकी बात कर रहे हैं हम, अगर हम क्वांटम स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे हम, बिट नहीं, क्यूबिट, क्वांटम बिट है। क्वांटम बिट का मतलब ये है कि सुपर इम्पोज्ड है पोजीशन। ठीक है, बस इतना ही है, आगे चलते हैं। सेंटर सेट टू ट्वीक क्राइटेरिया फॉर अकॉर्डिंग क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। क्लासिकल लैंग्वेज क्या होती है, कोई आइडिया? ना, वो जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, क्लासिकल लैंग्वेज कुछ और है, एक कल्चरल कॉन्सेप्ट है, वो लीगल कॉन्सेप्ट है। 6 लैंग्वेजेस हैं, कौन सी? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, उड़िया, मराठी। मराठी नहीं है। अरे आपने सब बता दिया, सिवाय ये बताया कि क्लासिकल लैंग्वेज क्या है। इसका एक हिस्ट्री होता है, खुद की स्क्रिप्ट होती है, 1000 इयर्स तक, और किसी फॉरेन लैंग्वेज से। हाँ, 1500 से 2000 साल तक खुद की स्क्रिप्ट और लैंग्वेज और स्ट्रक्चर जो है लार्जली सेम रहता है। और 1500 2000 साल हम क्या से सर्च कर रहे हैं कि खाली स्क्रिप्ट की बात नहीं है, उतने टाइम पहले कोई लिटरेचर बना हो, वो लिटरेचर जो हम आज भी पढ़ पा रहे हो, यानी कि उस लैंग्वेज को जो स्पीकर है वो आज भी पढ़ पा रहे हो। ठीक है, अब जैसे हिंदी है, हिंदी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, क्यों? कैसे भाई? हमने कहा कि जो पृथ्वीराज रासो वगैरह लिखी है अपभ्रंश में लिखी है और हिंदी जैसी होती है, लोग पढ़ पाते हैं। वो एक मिक्स्ड लैंग्वेज है मतलब, और ये सब जो रॉ लैंग्वेज है। तो फिर नहीं, अब हम यहाँ पे डिस्टिंक्शन कर रहे हैं, इसलिए लोग क्या करते हैं, डिस्टिंक्शन करते हैं कि हिंदुस्तानी को अलग कर देते हैं हिंदी से। मिक्स्ड लैंग्वेज लोग बोलेंगे हिंदुस्तानी है। ठीक है, जब हम प्योर हिंदी की बात करते हैं जिसमें से वो शब्द निकाल भी दिए जाएँ, तो भी हिंदी एक क्लासिकल लैंग्वेज नहीं मानी जाती, क्योंकि जो पुराना लिटरेचर है वो अपभ्रंश में है ना। अपभ्रंश, हिंदी का जो पुराना फॉर्म था उसको अपभ्रंश बोलते हैं। ठीक है, जो पुराने जैसे पृथ्वीराज की जो गाथाएं वगैरह लिखी हुई है ना, या उनके कॉइन में जो स्क्रिप्ट मिलती है वो अपभ्रंश भाषा है। ठीक है, अब क्या है कि वहाँ से जो नेचर है, ग्रामर तो फिर भी सेम है, लेकिन नेचर चेंज हो गया, वोकेबुलरी चेंज हो गई, राइटिंग स्टाइल, स्क्रिप्ट वगैरह सब चेंज हो गया है। प्राकृत तो और पुरानी है। हाँ, प्राकृत जो आज हम हिंदी बोलते हैं ना, अब जैसे मराठी भी एक किस्म की प्राकृत से आई है। हाँ, ये पश्चिम वाली प्राकृत थी। जो ईस्टर्न वाली जो भाषाएं हैं, बिहार के आसपास वाली, वो मगधी प्राकृत से आई हैं। ठीक है, ये जब भी हम आर्ट कल्चर करेंगे तो स्ट्रक्चर समझेंगे किस तरीके से भाषाएं आई। ठीक है, अब बात ये है कि हिंदी का जो आज का स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर में हमें 1500 साल पहले एक लिटरेचर नहीं मिल रहा जो आज भी लोग पढ़ पा रहे हैं जिस लिटरेचर को। लेकिन तेलुगु में है, तमिल में है, कन्नड़ में है, मलयालम में है, संस्कृत में है,
संस्कृत का है ना स्ट्रक्चर, ऋग्वेद आज भी लोग पढ़ लेते हैं। अगर वो जो पुराने नियम थे उन्हीं को फॉलो करा जाए, 3500 साल पुराने नियम वो आज भी हम पढ़ लेते हैं ऋग्वेद को, है ना। हालांकि जो पढ़ने वाले हैं वो ये कहते हैं कि वहाँ पे ग्रामर का स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। पाणिनि कब थे? अराउंड 500-600 BC के आसपास, ठीक है, जो एंशिएंट ग्रामरियन थे जिन्होंने फाइनली संस्कृत के रूल सेट करे थे। हाँ, अष्टाध्यायी वगैरह लिखी थी, तो उन्होंने मतलब सेट कर दिए रूल। अब जो उससे पुरानी संस्कृत है वो वाले रूल नहीं फॉलो कर रही। इसी से तो हमें पता लगता है कौन सी चीज़ पहले है, कौन सी चीज़ बाद में है, ग्रामर के रूल्स किस तरह फॉलो हो रहे हैं, ठीक है ना। खैर एनीवे, तो पॉइंट ये है कि अब सरकार क्या कर रही है, क्लासिकल लैंग्वेज का जो स्टेटस है, फिर भी मराठी बहुत पुरानी लैंग्वेज है ना। हिस्ट्री जब हमने पढ़ी थी, कालभराज का रेवोल्यूशन वगैरह पढ़ा था, हमने देखा था कि कैसे लोकल लैंग्वेजेस को प्रमोट कर रहे थे, मराठी आई थी। और फिर इतने सारे लोग आए, क्या कहते हैं, तुकाराम वगैरह और ये सब इतने सारे सेंट्स आए, उन्होंने मराठी में इतना कुछ लिखा। हाँ, यादव डायनेस्टी आई थी, सेनवा डायनेस्टी, ठीक है, मराठी को प्रमोट करा। पॉइंट ये है, ये अपने आप में इतनी पुरानी चीज़ें हैं, है ना। इन लैंग्वेजेस को हम क्लासिकल क्यों नहीं बोल रहे? ठीक है, 1500 साल पुराना लिटरेचर नहीं है, 800 साल पुराना तो है ना। तो सरकार ये कह रही है कि हमने बड़ा नैरो कर दिया है क्लासिकल लैंग्वेज का जो स्टेटस हम जो ग्रांट कर रहे हैं ना, है ना, तो इसको थोड़ा सा और वाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है, तो यूनियन गवर्नमेंट इज रिवाइजिंग क्राइटेरिया फॉर क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस अफेक्टिंग लैंग्वेजेस लाइक मराठी। सबसे लास्ट लैंग्वेज जो इसमें इंट्रोड्यूस हुई थी ना, वो 2000 से 1500 साल का जब रेंज करा गया था, तो ओडिया इसमें इंट्रोड्यूस हुई थी, क्योंकि ओडिया का लिटरेचर है 1500 साल पुराना, उसका लिटरेचर पुराना है ना। क्योंकि लगातार एक ही डायनेस्टी रही, त्रिकलिंग डायनेस्टी बहुत टाइम तक रही, पहले कलिंग डायनेस्टी फिर त्रिकलिंग, है ना। हाँ, बीच बीच में तो 2-2.5 हज़ार साल लगातार सिमिलर डायनेस्टी रही है। तो उससे क्या हुआ है कि ओडिया में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया, प्रिजर्व्ड रहा, है ना। तो यही है। तो ऐसा है कि इंडिया की जितनी भी क्लासिकल लैंग्वेज है, कहाँ है? पूरा सदर्न पेनिनसुला और उड़ीसा, और इसके अलावा एक संस्कृत, और कहीं क्लासिकल लैंग्वेज है ही नहीं, किसी का भी स्ट्रक्चर प्रिजर्व्ड रहा ही नहीं। आसामी में तो और अलग है क्या, कि जो अहोम ट्राइब है वो सिर्फ 800 साल पहले आई थी इस वाले कंबोडिया वाले इलाके से, है ना। और उसके बाद एक नया एडमिक्सचर स्टार्ट हुआ लैंग्वेजेस का, ठीक है। इसलिए बहुत सारी लैंग्वेजेस को हम क्लासिकल बोल नहीं पाते हैं। एसएमएस तो किसी सेंट ने डिस्कवर किया है। हाँ, वो मतलब हैं बहुत सारी स्टोरीज। 14 असमीज लैंग्वेज, अच्छा मैं श्योर नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया, आप शंकर देव की बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, उन्होंने मतलब डिस्कवर नहीं, इस तरह सोचो कि उन्होंने जो रूल्स हैं उनको कंसाइज करा, हाँ, उसी तरीके से, है ना, रिटन लैंग्वेजेस वगैरह। प्लस क्या है कि उन्होंने ब्रजावली वगैरह और ये सब कुछ नई लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी थी, है ना। चलो, हाँ, तो यूनियन गवर्नमेंट प्लान्स टू ये करता कौन है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर करती है, ठीक है। तो 8 शेड्यूल तो कहीं किसी भी हाल में नहीं आएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि 8 शेड्यूल तो अलग ही चीज़ है। 8 शेड्यूल क्या है? हाँ, जिनको हम ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, उस इलाके का हाई कोर्ट उसको यूज़ कर पाएगा, मान लीजिए आर्टिकल 343 जो भी है। तो उससे ये क्लासिकल लैंग्वेजेस कैसे अलग है? ये सिर्फ कल्चरल हेरिटेज डिनोट कर रहे हैं। तो तुम किसके अंदर आ रही है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमिटी है, जो कि उनके रिकमेंडेशन के बेसिस पे ये सेट होता है, क्राइटेरिया भी सेट होता है और किसी को रिकॉग्नाइज करा जाता है एज क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है। तो न्यू क्राइटेरिया विल बी इशूड आफ्टर कैबिनेट अप्रूवल, ठीक है। मराठीज क्लासिकल स्टेटस हैज़ बीन अंडर कंसिडरेशन विद रिपीटेड डिमांड्स फ्रॉम स्टेट्स एंड लिटरेरी सर्कल्स फॉर लैंग्वेजेस लाइक मराठी, बंगाली, आसामी, मैथिली। बंगाली अपने आप में जो सबसे पुराने स्ट्रक्चर्स हैं बंगाली के, है ना, वो पाला डायनेस्टी के आसपास ही आ गए थे। वो 800 AD के आसपास की डायनेस्टी है, मतलब 1200 साल पुराना है ना। तो वो सीधी सी बात है, ये मराठी से भी पुरानी लैंग्वेज है ना। वो ठीक है, बट अभी भी जो कोर स्ट्रक्चर है वो बंगाली का संस्कृत इंडेटेड है। हाँ,
ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने मेनली। ठीक है, तो इन 2014 महाराष्ट्र देन चीफ मिनिस्टर फॉर्म्ड अ कमेटी, ये सब ठीक है। इंटेल्स, ठीक है, हाँ, जो भी क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस है इसका फ़ायदा क्या है? इंटेल्स एजुकेशन मिनिस्ट्री सपोर्ट इंक्लूडिंग अवार्ड, ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड यूनिवर्सिटी चेयर्स। ठीक है, इंडिया के पास अभी 6 हैं। तमिल हो गई, साउथ वाली देखो कौन सी हैं? तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, इसके अलावा उड़ीसा और संस्कृत। बस संस्कृत है, ठीक है, संस्कृत है, हाँ, सारी ऑफिशियल लैंग्वेज में। ठीक है, तो क्या गाइडलाइंस हैं? एंटीक्विटी होनी चाहिए। एंटीक्विटी मतलब अर्ली टेक्स्ट लिटरेचर। कब? कितना? 1500 से 2000 साल पुराना। A body of ancient literature considered valuable by generation of speakers, clear distinction between classical language literature and modern forms of offshoot, ठीक है, an ordinary literary tradition not borrowed from other speech communities, है ना, ठीक है। बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय इंडियन गवर्नमेंट क्या है? एस्टैब्लिशमेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये हमने देख लिया। 2 मेजर एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड फॉर एमिनेंट स्कॉलर्स वगैरह सरकार देती है। फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में वो जो चेयर मिलती है ना, प्रोफेशनल चेयर्स। नहीं, कहाँ? क्या चीज़? कहाँ? यहाँ ऑल क्लास, अच्छा ऑल क्लास नहीं, ये खाली ये बोल रहे हैं कि ये सारी हैं, ये 8 शेड्यूल में भी पाई जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी है कि 8 शेड्यूल में पाया जाए। व्हाट आर न्यू प्रोविजंस फॉर पुलिस ऑफिसर्स, वो उसकी बात कर रहे हैं, वो न्याय संहिता, हाँ, भारतीय न्याय संहिता वगैरह ये सब आई ना। तो न्यू क्रिमिनल लॉज इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 1, 2023 इन इंडिया इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट चेंजेस इन पुलिस प्रोसीजर्स। सीधे प्रोसीजर्स देख लेते हैं, है ना, क्या है। सबसे पहले न्यू इम्प्लीमेंटेशन यहाँ से हो गई, ठीक है। फिर SOPs इशूड बाय ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। FIR रजिस्ट्रेशन टूल, सबसे पहले जीरो FIR का मतलब क्या होता है? कहीं भी रजिस्टर कर सकते हैं या वो अपने आप खुद ही पहुंचा देंगे पुलिस स्टेशन टू पुलिस स्टेशन, है ना। हम किसी भी स्टेट में, मान लीजिए आपका पर्स जो है वो दिल्ली में ड्रॉप हुआ, आप बस में थे और आप पहुंच गए लखनऊ, अब आपने रियलाइज़ करा मेरे तो पर्स ड्रॉप हो गया, तो आप वहाँ पे भी पहुंचा देंगे, तो फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा केस अगर होना हुआ, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास राइट टू FIR है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन राइट टू सबमिट FIR है, ठीक है। ये नहीं हो सकता कोई बस इस वजह से, मतलब जो हमारा देश है वो आपको FIR डिनाई करता रहे क्योंकि हमें पता नहीं कि क्राइम कहाँ होगा और इन्वेस्टिगेशन कहाँ चलेगी, ठीक है। वो सरकार जाने, उनका काम जाने कि किस तरीके से किस पुलिस को मिलेगा इसका केस, ठीक है। लेकिन ये होगा जीरो FIR। तो FIR कैन बी फाइल्ड ओरली, इन राइटिंग, इलेक्ट्रॉनिकली, टू बी रिकॉर्डेड बाय द ऑफिसर विद इन 3 days। हाँ, ऑनलाइन होती है जीरो FIR, करिए अभी मोबाइल को जाए, सबसे आसान तरीका है जीरो FIR करो, ऑनलाइन बेस्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ दिल्ली में पुलिस वाले ये करते हैं, कहाँ खोया आपका मोबाइल, ये तो इस ज्यूरिडिक्शन में आता है। और कई जगहों पे ऐसा होता है कि मान लीजिए आप जनरली एक रोड पे होता है मोबाइल, ठीक है, और जनरली रोड क्या होते हैं, वो विभाजन रेखाएं भी होती हैं पुलिस स्टेशन की, उस थाने जाओ, ऐसा हो जाता है ना। जीरो FIR सबसे बढ़िया तरीका, मोबाइल खोए पुलिस स्टेशन जाना ही नहीं, आपको जीरो FIR करनी है ऑनलाइन, ठीक है। तो वीडियोग्राफी मैंडेट्स हैं, क्या मैंडेटरी वीडियोग्राफी ड्यूरिंग सर्चेस, क्राइम सीन्स या प्रॉपर्टी सीजर, ठीक है। अब इसका जो आइडिया है, बेसिक आइडिया, वो तो ये है कि जैसे वो GoPro लगा देते हैं ना, बॉडी कैम वगैरह ये सब, है ना। आइडिया तो वो है कि उसकी जियो टैगिंग वगैरह भी हो जाएगी, बट एक्चुअली क्या है कि किसी के पास बॉडी कैम इंडिया में है नहीं, ठीक है। तो जनरली वो मोबाइल से, और मतलब बेसिक आइडिया क्या है कि किसी तरीके से जब भी अरेस्ट वगैरह हुई है, वो एक लीगल अरेस्ट है, वो दिखाने के लिए ये करा गया है। क्योंकि होता ये है, एविडेंस एक्ट में ये सरकार का काम होता है प्रूव करना कि ये जो अरेस्ट हुई थी इस तरीके से हुई थी। मतलब सरकार जब खुद की गवाही देती है, मतलब पुलिस अपनी खुद की गवाही देती है कि भाई हमने इस तरीके से अरेस्ट करा और उस समय हमने इनके ऊपर ये चीज़ें पाई, है ना। अक्सर क्या होता है, कोर्ट में ये साबित करना मुश्किल पड़ जाता है ना। पुलिस ने अरेस्ट करा, पुलिस ही गवाही दे रही है ना। तो बेटर तरीका है कि हम बॉडी कैम वगैरह यूज़ करें, अच्छी टेक्नोलॉजी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और जियो लोकेशन के साथ, ठीक है, ताकि एविडेंस
वो जो हो वो मान्य हो, केस लंबे ना खींचे कि भाई ये एविडेंस तो नहीं माना जाएगा, कोई और हो तो और लेकर आओ, लंबे खिंच जाते हैं ऐसे केस। ठीक है, तो यही है। तो यूज़ ऑफ ई साक्ष्य मोबाइल ऐप फॉर जियो टैगिंग टाइम स्टैम्प डेटा कैप्चर इन कंप्लायंस विद इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है, लेकिन आपने वो वाली वीडियो देखी है, वो पुलिस वाले मोबाइल लेकर जा रहे हैं और फिर एकदम से 2-3 को घेर लिया, ये क्या है तेरी जेब में, और रिवॉल्वर निकाल दे। जिस तरीके से हम पुलिस अभी फ्रेम कर लेती है ना एविडेंसेस, ऐसा नहीं है कि इसके आने के बाद फ्रेम नहीं कर पाएगी, है ना। जब तक वाकई में बॉडी कैम हमेशा ना रहे तब तक ये चीज़ें मतलब लागू करना थोड़ा मुश्किल है ना। वरना क्या है, वो मतलब फोर्स कर दिया जा तो यहाँ सामने जा, किसी उसको मतलब अपराधी को या एलिजिड जो व्यक्ति है ना, उसको बस फ्रेम कर दिया कि भाई तू आगे जा, और आगे जाकर खुद ही एक मोबाइल से शूट कर लिया, हम इसको अरेस्ट कर रहे हैं इस जगह पे, है ना। तो फ्रेमिंग यहाँ इस केस में भी हो सकती है ना। तो कहने का मतलब है, बट एनीवे एक ये चीज़ है कि हो सकता है अगर सरकार ने इन्वेस्ट करा बॉडी कैम्स में तो इवेंचुअली ये जो एविडेंस की तरह ये यूज़ कर करे जाने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फिर अरेस्ट प्रोविजन, इंफॉर्मेशन अबाउट अरेस्ट टू बी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड एट पुलिस स्टेशन की साफ साफ होना चाहिए, है ना। अपनी डायरी में वो नोट कर लेंगे कितने अरेस्ट करें। फिर रिस्ट्रिक्शंस ऑन अरेस्टिंग एल्डरली और इन्फॉर्म पर्सन, ये सब ठीक है। और अगर ऐसा होगा तो डेप्यूटी एसपी से मतलब जो भी है उनसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी। हैंडकफ कुछ ही सर्टेन कंडीशंस में अलाउ है कि अगर वाकई में लग रहा है ये बंदा भाग सकता है, सिर्फ तब। टाइमलाइंस एंड प्रोसीजर, मेडिकल रिपोर्ट इन रेप केसेस टू बी फॉरवर्डेड इन 7 days। पॉस्को एक्ट के जो केसेस हैं वो 2 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेट हो जाने चाहिए। खाली रिपोर्ट की बात नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन भी 2 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। चेन ऑफ कस्टडी फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एम्फसाइज्ड फॉर इंटीग्रिटी, प्रोग्रेस अपडेट टू इन्फॉर्मेंट्स विक्टिम रिक्वायर्ड विद इन 90 days। ठीक है, टेररिस्ट एक्ट इन्वेस्टिगेशन क्या है, ये सेक्शन 113 है जो डिफाइन कर रहा है टेररिस्ट एक्ट। एसपीज डिसाइड वेदर टू इन्वोक यूएपीए बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। वरना क्या है कि टेररिस्ट एक्ट में अगर यूएपीए लगाया गया है, वैसे हमारे पास कौन से एक्ट हैं, कुछ आइडिया टेररिस्ट के लिए? सबसे पहला है टाडा, ठीक है, उसके बाद ये यूएपीए एनआईए वाले एक्ट आते हैं। ठीक है, और इनमें हमने टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन कर रखा है और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। क्या अगर कोई व्यक्ति या तो थ्रेट कर रहा है या फिर वाकई में एक जनरल पॉपुलेशन को किल कर रहा है या जो भी है, या इंफ्रास्ट्रक्चर को थ्रेट कर रहा है इस इंटेंशन के साथ कि जो मतलब लॉ एंड ऑर्डर हो वो पैरालाइज हो जाए, है ना। इस टाइप की कुछ डेफिनेशंस बने। जब आप ये करेंगे ना इंटरनल सिक्योरिटी, तब आएंगे ये डेफिनेशंस। ठीक है, तो ये एसपी डिसाइड करेगा कि यूएपीए लगेगी कि नहीं। तो नो एक्सप्लिसिट गाइडलाइंस, फैक्टर्स इंक्लूड द नेचर ऑफ अक्यूज, नो एक्सप्लिसिट गाइडलाइंस, फैक्टर्स इंक्लूड नेचर ऑफ अक्यूज एंड इन्वेस्टिगेशन रिक्वायरमेंट। ये हम टेररिस्ट एक्ट के लिए कह रहे हैं ना, उसके लिए कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस है। ठीक है, ठीक है, यही चीज़ है। आगे चलते हैं। हरिकेन बैरल सेट्स रिकॉर्ड एज अर्लीस्ट कैटेगरी 5 स्टॉर्म। ठीक है, अमिड राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं पता है? क्या चीज़ होती है बताओ? हाँ, ट्रॉपिक्स में आते हैं। और साइक्लोन क्या हो गया? हाँ, ठीक है, ये ना कैटेगरी 5 साइक्लोन की बात कर रहे हैं। इंडिया में जो साइक्लोन्स हैं वो कैटेगरी के हिसाब से डिफाइन नहीं होते। ये कहाँ की बात हो रही है? अगर कैटेगरी 5 की बात हो रही है मतलब इंडिया के बाहर का साइक्लोन है, पक्का ज़्यादातर हो सकता है यूएस का हो। ठीक है, अब ये तो आपको पता ही है साइक्लोन होते क्या हैं। क्या वैसे मैं बता देता हूँ ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं। क्या कि अगर ये ओशियन सरफेस है मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे वार्म वाटर है। वार्म वाटर का मतलब है मॉइस्चर आपके पास खूब है, टेम्परेचर अच्छा खासा है, हवा ऊपर राइज करेगी। ठीक है, जब हवा ऊपर राइज करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से अगर हवा ऊपर राइज कर रही है उसको रिप्लेस करने के लिए कहीं और से हवा आनी चाहिए। ठीक है, अगर ज़्यादा बड़ा जो ओशियन सरफेस है, जितनी बड़ी ओशियन बॉडी, और खूब सारी मॉइस्ट हवा है और जो ऊपर जा रही है वो लगातार मॉइस्ट हवा जा रही है ऊपर, तो होगा क्या? ऊपर जाने पे टेम्परेचर रिड्यूस होता है। ठीक है, क्यों रिड्यूस होता है? हाइट के बढ़ने पे टेम्परेचर रिड्यूस होता है। क्यों होता है?
डिफरेंशियल होगा ना सर, उस डिफरेंशियल को अचीव करते करते टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। लैप्स रेट आप सही बोल रहे हो, पर लैप्स रेट क्यों होता है? चलो ये अच्छी बात है, आपको पता है कि ऊपर जाने पे टेम्परेचर कम होता है। आप कभी भूलेंगे नहीं अगर इस चीज़ को याद रखेंगे कि एयर गर्म होती है सोलर रेडिएशन की वजह से नहीं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से। तो जब अगर सन के लिए, सन रेज के लिए ज़्यादातर एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट है, वो जब सन की जो रेज हैं वो नीचे आती हैं और अर्थ को गर्म कर देती हैं। जब ये अर्थ वापस रेज छोड़ती है, विजिबल रेज नहीं होती हैं, हीट वेव्स होती हैं, इंफ्रारेड में छोड़ती है अर्थ, है ना। एकदम तपते हुए खेत में जाओ, कभी दूर से ही भभका मारता है ना, वो चीज़ हो रही है क्या कि अर्थ ये रेडिएशन छोड़ रही है, जिसकी वजह से नीचे से एटमॉस्फेयर गर्म होता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे टेम्परेचर रिड्यूस होगा। जब टेम्परेचर रिड्यूस होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एयर की क्या हो जाती है? कम हो जाएगी, वो छोड़ देगा। जैसे ही ठंड हो जाती है, धुंध हो जाती है, उसी एयर में धुंध हो जाती है, वो वहीं की वहीं पार्टिकल्स जम जाते हैं, है ना। तो जैसे ही ऊपर जाएगी यहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब जब इवेपोरेशन होती है तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो करते क्या हैं, आसपास के मॉलिक्यूल से एनर्जी लेकर खुद लेकर बैठ जाते हैं और अपने आप को गैसियस फॉर्म में चेंज कर देते हैं। मतलब जब इवेपोरेशन होती है तो आसपास का एरिया ठंडा हो जाता है, खुद हीट लेकर ये ऊपर भाग जाते हैं मॉलिक्यूल। होता है ना, इवेपोरेशन से चीज़ें ठंडी क्यों होती हैं, ऐसे ही होता है। अब मतलब मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी है, जब ये एनर्जी ऊपर जाकर छोड़ेंगे मॉलिक्यूल्स, मतलब जब ये वापस कंडेंस होंगे, ऑब्वियस सी बात है एनर्जी छोड़ेंगे। तो होता क्या है कि जैसे कंडेंसेशन स्टार्ट होती है ये एनर्जी छोड़ते हैं चारों तरफ, ठीक है। तो होता क्या है कि एयर और गर्म हो जाती है अपने सराउंडिंग से, हल्की सी ठंडी हो जाती है बट अपने सराउंडिंग से ज़्यादा गर्म रहती है फिर भी, तो वो और ऊपर जाती है और इस तरीके से एक तगड़ा सक्शन प्रेशर ऊपर हो जाता है, कंडेंसेशन होती रहती है और ऊपर ये इंजन चलता रहता है। इंजन होता है ना कि एक बार आपने किक स्टार्ट कर दिया वो घूमता रहेगा, एकदम ऐसा है। एक बार ये कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, वो और ज़्यादा ऊपर ले जाएगा हवा को और नीचे से और ज़्यादा हवा सक करेगा और ज़्यादा कंडेंसेशन होगी। और एक चीज़ याद रखनी है, जब भी हवा चलती है वो कभी सीधी चल ही नहीं सकती एक जगह से दूसरी जगह, वो हमेशा, क्योंकि अर्थ क्या है इस समय, बस इतना याद रखो किसी वजह से ऐसा हो रहा है, इसको कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं, कि जब भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलती हुई हवा हमेशा राइटवर्ड घूम जाती है, ठीक है, सीधी नहीं चल पाती है, ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्टवर्ड, ठीक है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे इसको डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो अंदर आती हुई हवा चारों यूँ घूमना शुरू कर देती है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूमना शुरू कर देती है हवा, और इससे होता क्या है कि बैंड्स ऑफ क्लाउड बनते हैं और सब के सब यूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देते हैं। ऊपर से आपको क्या दिखाई देता है जब हम टॉप व्यू देखते हैं, बीच में एकदम सेंटर में एक आई होती है स्टॉर्म की, एकदम क्लियर आई, यहाँ से हवा ऊपर जा रही है बस, ठीक है। और चारों तरफ आपको इस तरीके से क्लाउड दिखेंगे और इसके कुछ फैंस दिखेंगे, ठीक है, जो इस तरीके से होंगे ऐसे, ठीक है। ये साइक्लोन इस तरीके से होता है, उसके ये फैंस कुछ होते हैं, कहाँ इस साइड में जाना है इसको, है हाँ वाइट, ठीक है। और साइक्लोन इसके अराउंड घूमना शुरू कर देता है। सरफेस पे क्या चल रहा है, नीचे ये हवा नीचे जा रही है, फिर ऊपर उठ रही है और साइड को जा रही है, ठीक है, और जो भी हवा आ रही है यूँ गोल घूमती हुई आ रही है, ठीक है। ये हो गया साइक्लोन। अब ये साइक्लोन सीवियर होता चला जाता है। कौन सी चीज़ें इसको सीवियर कर रही हैं, ये जो हवा ऊपर उठ रही थी ना, ये अगर बहुत तेज़ी से उठना शुरू हो जा रही है तो कंडेंसेशन का रेट और तेज़ हो जाएगा, और ज़्यादा तेज़ी से हीट रिलीज होगी, ठीक है, और ज़्यादा तेज़ी से, मतलब एक बार इंजन चल गया इसको रोकना मुश्किल है। कब तक चलेगा ये इंजन, जब तक लैंड नहीं आ जाता, क्यों, उसके बाद ये जो गर्म पानी है ये मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे IMD क्या करता है, यहाँ तो कैटेगरी 5 स्टॉर्म इन्होंने बोला कोई आई है, अभी देखते हैं पिक्चर कि कहाँ आई है, कैसी आई है। USA वगैरह में कैटेगरी 1, 2, 3, 4 और फिर कैटेगरी 5 आती है, ठीक है। इंडिया में क्या होता है, एक लो प्रेशर एरिया पहले देखा जाता है, ठीक है। लो प्रेशर एरिया मतलब हल्का सा लो प्रेशर हुआ, हवा बस ऊपर उठ रही है, फिर इसको डिप्रेशन बोला जाता है, ठीक है। फिर सीवियर डिप्रेशन हो जाता है, फिर साइक्लोन बनता है उसका, ठीक है। साइक्लोन ज़्यादा तगड़ा है तो सीवियर साइक्लोन, वेरी सीवियर साइक्लोन, और बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है तो सुपर साइक्लोन,
देखिए फैनी आया था कुछ साल पहले, कुछ सुपर साइक्लोन्स आ जाते हैं हर कुछ साल में, ठीक है। ये कब आते हैं? अगर साइक्लोन को बड़े ओशियन के ओवर स्वीप होने का मौका मिला है। अब ये जो पूरा साइक्लोन है एक ही जगह टिका नहीं रहेगा, ठीक है। जनरल ट्रेड विंड्स का डायरेक्शन उसे एक डायरेक्शन में ले जाएगा, ठीक है। अब होता ये है कि जनरली ट्रेड विंड जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसको वेस्टवर्ड पुश कर रहे होते हैं, सारे साइक्लोन वेस्टवर्ड जा रहे होते हैं, इसलिए इंडियन ओशन में सारे साइक्लोन बे ऑफ बंगाल की साइड से आते हैं। बहुत रेयर होता है कि कोई यूं रिकर्व करके, इसको रिकर्विंग साइक्लोन बोलते हैं, कि अरेबियन सी पे आ गया, ठीक है। तो जो विंड्स हैं, जनरल विंड्स जो हैं सर्कुलेशन, वो उसको साइक्लोन को उठा के ले जाते हैं। अब ये लगातार ओशियन सरफेस के ऊपर ये साइक्लोन अगर चलता चला जा रहा है, बहुत बड़ी ओशियन की बॉडी है जिसको ये स्वीप कर रहा है, मतलब ये मॉइस्चर गैदर करता चला जाएगा और ज़्यादा कंडेंसेशन होती चली जाएगी और ज़्यादा बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से उसकी कैटेगरीज बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, ज़्यादा सीवियर हो जाएगा, ठीक है। ये है बेसिक्स हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का, ठीक है। अब देख लो न्यूज़ क्या है, क्या है? हरिकेन बेरिल सेट ए हिस्टोरिक प्रेसिडेंट बाय बिकमिंग अर्लीस्ट कैटेगरी 5 हरिकेन ऑन रिकॉर्ड इन द ड्यूरिंग द अटलांटिक हरिकेन सीजन। इस समय अटलांटिक का हरिकेन सीजन चल रहा है, क्यों? इस समय सबसे गर्म क्वार्टर है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे गर्म कौन से समय होता है? यही होता है, ठीक है। तो ये अटलांटिक में ये इसका सीजन चल रहा है, एक आई ऑफ द स्टॉर्म है और फिर ये फैंस हैं। टेम्परेट साइक्लोन्स उधर से आते हैं, यहाँ पे कहीं मैप है, एक सेकंड, ये रहा, ये है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये ट्रॉपिकल रीजन में आएगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ से कहाँ तक आते हैं? 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 20, 25, 30 डिग्री नॉर्थ तक, एक्चुअली 25 डिग्री नॉर्थ तक मैक्स, ठीक है। उसके ऊपर टेम्परेट साइक्लोन होते हैं, उससे ऊपर टेम्परेचर उतना होता ही नहीं। इक्वेटोरियल जोन में तो टेम्परेचर होता है कि इतनी वार्म एयर मिल जाए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन आ जाए। फिर फ्रंटल साइक्लोन आता है। फ्रंटल साइक्लोन कभी और देखेंगे जब कभी अगर फ्रंटल साइक्लोन की न्यूज़ आएगी। हाँ, तो ये क्या है? ये गल्फ ऑफ मैक्सिको पे आ रहा है ये साइक्लोन। अब पॉइंट ये है कि हरिकेन बेरिल शायद यहीं पे ये कैटेगरी 5 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, मतलब काफ़ी पहले ही कैटेगरी 5 में कन्वर्ट हो गया। जनरली साइक्लोन क्या होते हैं कि साइक्लोन आते हैं और यहाँ पर कहीं आकर ये कैटेगरी 5 में कभी कभी कन्वर्ट हो जाते हैं। हो सकता है ये इतना पहले कन्वर्ट हो गया हो कि एक और कैटेगराइजेशन करना पड़े, है ना, मतलब उससे भी ज़्यादा सीवियर हो जाए। तो ये ऑब्वियसली, और अगर ऐसा और ज़्यादा होने लगा, हम 1.6 डिग्री सेल्सियस ही तो बढ़े अपने प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे, हो सकता है 2 डिग्री सेल्सियस हम लगभग क्रॉस कर ही जाएंगे। उससे ज़्यादा भी अगर क्रॉस कर गए तो इससे भी ज़्यादा सीवियर साइक्लोन आ सकते हैं क्या? अभी तो इसका, जब ये साइक्लोन लैंड के ऊपर चला जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? लैंडफॉल। अभी तो इसने लैंडफॉल करा भी नहीं है। जब करेगा तब हमें एक्चुअली पता लगेगा कि इस साइक्लोन ने क्या इम्पैक्ट डाला, जो बहुत पहले कैटेगरी 5 में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। न्यूज़ समझ आ रही है कि क्या हुआ है, ठीक है। चलो, इमर्ज एज अ ट्रॉपिकल डिप्रेशन, इतनी अच्छा, ये किसके बेसिस पे होता है? हम कैसे कैटेगराइज करते हैं? हमें नापना होता है कि हाईएस्ट विंड स्पीड क्या मेजर करी गई है। अगर बहुत ज़्यादा है हाईएस्ट विंड स्पीड, मैंने बताया कि एट द आई ऑफ द स्टॉर्म, कहाँ गया? एट द आई ऑफ द स्टॉर्म बहुत कम होती है विंड स्पीड, लेकिन इसके जस्ट पास में बहुत तेज़ होती है स्पीड, ठीक है। तो वहाँ पे आपने अगर विंड स्पीड मेजर करिए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या है। यहाँ पे क्या बताने हैं? 119 किलोमीटर पर आवर और हाइयर को ये कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं? क्लासीफाइड एज हरिकेन, ठीक है। यहाँ क्या मेजर करिए ये नहीं पता हमें। ये कह रहे हैं कैटेगरी 5 बिकमिंग कैटेगरी 5 हरिकेन ऑन जुलाई 2, दिस मेड बेरिल अर्लीस्ट कैटेगरी 5 और 265.5 किलोमीटर पर आवर पीक विंड स्पीड आई है। लैंडफॉल हो चुका है क्या इसका? पता नहीं है, अभी नहीं हुआ तो फिर तो कुछ हो जाएगा, ठीक है। एनीवे, ये हमें वैसे पहले से भी पता था कि क्लाइमेट चेंज जब होगा तो हरिकेन्स बहुत तेज़ हो जाएंगे। इंडिया में इनको साइक्लोन बोलते हैं, वहाँ पे हरिकेन बोलते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में इसी कुछ चीज़ को विली बोलते हैं, ठीक है। और हाँ, टाइफून्स वगैरह ये सब यहाँ पर होते हैं, जापान वगैरह में, जो फिलीपींस वगैरह में, ठीक है। जापान में नहीं आते ट्रॉपिकल साइक्लोन, फिलीपींस टाइफून्स। चलो, बिहार गवर्नमेंट लॉन्चेस ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी एमिड राइजिंग इंसिडेंट्स ऑफ कोलैप्सेस। लगातार ये इंसिडेंट आ रहे हैं, हर दूसरे हफ्ते कोई ब्रिज कोलैप्स कर जाता है।
है 12 तो डेढ़ सौ। हाँ, इन 20 डेज बहुत जल्दी हो गया। अब इसमें ना ये क्या कर रहे हैं कि इन्होंने नई पॉलिसी, दिस न्यू पॉलिसी अब कर क्या रहे हैं, इन डेवलपमेंट फॉर एक डेकेड से बनाने की कोशिश कर रहे थे, एम्स टू एड्रेस द अलार्मिंग फ्रीक्वेंसी। इन्होंने ये करा नहीं है ठीक से कि ब्रिज फेलियर इंस्पेक्शन वगैरह जो कुछ भी ये सब करेंगे। एक ना इससे बेटर पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च करी हुई है, ठीक है, जिसका नाम है IBMS, इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसे कर गया, ठीक है। अब उसमें कर क्या रहे हैं वो कि इंडिया के 1.5 लाख कुल पुल हैं, उनको जियो टैग करेंगे उनका, और उसका जियो टैग करने के बाद उसकी सारी मेटा इन्फॉर्मेशन एक जगह स्टोर करेंगे, एक डेटाबेस बनाएंगे, ठीक है। किस टाइप का मतलब डेटाबेस बन रहा है कि ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या था, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या था, फिलहाल मेंटेनेंस का स्टेटस क्या है, पिछली बार कब मेंटेनेंस हुई, ये सब, ठीक है। अगर वो सिस्टम आ जाता है, लागू हो जाता है, इसकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1.5 लाख से ज़्यादा पुल हैं देश में, है ना, कोई भी कभी भी गिर सकता है, खाली IBMS। हाँ, वो अब पता नहीं कहाँ है, मैंने आज अभी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मेरे को मिला नहीं, है ना। और मैं कब से पढ़ रहा हूँ, ये 2018-19 से पढ़ रहा हूँ कि ये सिस्टम लाएगी सरकार। बिल नहीं है, स्कीम है, पॉलिसी है, ठीक है। वो डेटाबेस अभी कंस्ट्रक्ट हो गया कि नहीं वो पता नहीं। बिहार सरकार ये अपने उस पर करेगी, और तगड़ा हो सकता है अगर मतलब इंडियन गवर्नमेंट ही कर दे, सारी स्टेट्स के साथ मिलके कर ले, है ना। तो ये एक तरीका हो सकता है इसको करने का, बट ठीक है, अगर वो नहीं कर रहे तो ये कम से कम जियो टैग करके ये सारी इन्फॉर्मेशन कर लें। हमें नहीं पता ये भी कितने अच्छे से करेंगे। बारिश का सीज़न अभी गिर रहे हैं, जब बारिश का सीज़न चला जाएगा गिरने बंद हो जाएंगे, फिर से सब पुराने डर्रे पे आ जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ पे जो बिहार की पॉलिसी है वो 6200 ब्रिजेस को कर रही है, कंस्ट्रक्टेड सिंस 2005। क्या मतलब है, हमें तो ब्रिटिश टाइम के भी पुल हैं, उनको भी तो देखना है, उनकी सबकी तो पुअर मेंटेनेंस है। अब वो ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी है पुराने भी अच्छे ही हैं। नहीं, देखो ऐसा क्या है, ये ना इसको कहते हैं सर्वाइवल बायस। सर्वाइवल बायस पता है क्या होता है, लोग देखते हैं अरे पुराने ज़माने के लोग बड़ा लंबा जीते थे। क्यों? क्योंकि हमने खाली लंबे जीने वाले लोग देखे हैं, जो मर गए उनका तो पता ही नहीं। ज़्यादातर लोग तो बचपन में ही मर गए थे डिजीज़ से, मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होती थी। अब हमें क्या पता उनके ज़माने में कितने गिरे पुल, और जो बच गए आप वही तो ढूंढ मतलब देख रहे हो। उसने तो मतलब टेस्ट ऑफ टाइम वैसे ही पास कर दिया, वो और टिकेंगे अभी, ठीक है। तो हमारा सर्वाइवल बायस हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अभी नहीं गिरेंगे, वो भी कभी भी गिर सकते हैं, ठीक है ना। चलो, इंडिया टू साइन एंड रेटिफाई हाई सीज ट्रीटी फॉर ओशन कंजर्वेशन। हाई सी क्या होता है, कुछ आइडिया? नहीं, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हमारे लॉ अप्लाई नहीं होते। जहाँ तक लॉ अप्लाई होते हैं वो नेशनल बाउंड्रीज वाली सीज होती है, टेरिटोरियल सीज, उसके बियॉन्ड जो कुछ भी है वो सब है हाई सी। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के आगे नहीं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इंक्लूड हो सकता है, हम खाली टेरिटोरियल बाउंड्री के आगे बढ़ता है। हाँ, 20 नहीं 12 नॉटिकल माइल होता है, 20 किलोमीटर कुछ होता है, ठीक है। तो इंडिया हैज़ अनाउंस, और इसके बियॉन्ड क्या है, यहाँ इससे पहले तो हमारे नियम लागू होंगे, इसके बियॉन्ड UN क्लॉज वगैरह इन सब के लागू होंगे। तो क्या इंडिया अनाउंस डिसीजन टू साइन एंड रेटिफाई हाई सीज ट्रीटी, ए ग्लोबल एग्रीमेंट एम्ड at conserving and protecting ocean biodiversity, often linked to 2015 ये पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं हाई सीज ट्रीटी कर क्या रही है। नोन एज एग्रीमेंट ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, BBNJ was negotiated in March previous year. The high seas refer to ocean areas outside national boundaries of countries making up of around 64% of ocean surface. These areas are considered international commons, accessible to all and governed by international and regional laws. ठीक है, मोस्ट नोटेबल और कौन से लॉ है? UN क्लॉज, ठीक है, सिंपल। बस वंस रेटिफाइड ये क्या कहते हैं, ऑपरेट करेगी अंडर UN क्लॉज, परफेक्ट, ठीक है। बस याद रखना इस ट्रीटी को की प्रोविजंस क्या हैं। ये डिफाइन कर रही है एंड एस्टैब्लिश कर रही है मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज एंड बायोडाइवर्सिटी रिच जोन्स,
दैट आर अंडर स्ट्रेस। अब मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज इंडिया खुद भी डिफाइन करता है, कोई एग्जांपल मरीन प्रोटेक्टेड एरिया इंडिया में? हाँ 4-5 मैंने बताए थे, देखो एनवायरनमेंट जब हम कर रहे थे, क्या गल्फ ऑफ मन्नार है, निकोबार है, गल्फ ऑफ खंबात है ना, ये 3-4 हैं, और भीतरकनिका ओडिशा वाला, ठीक है। तो ये सारे मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, लेकिन ये टेरिटोरियल बाउंड्रीज में आ रहे हैं। उसके बियॉन्ड भी तो कुछ ऐसे एरियाज होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। तो ये है मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। तो क्या कि उसके बियॉन्ड वाले मरीन प्रोटेक्टेड एरिया ये इसके अंडर आएंगे। इट ऑल्सो सीक्स टू इंश्योर दैट बेनिफिट डिराइव फ्रॉम ओशियन लाइफ फॉर्म्स सच एज ड्रग डेवलपमेंट आर कंसिडर्ड ग्लोबल कॉमन्स फ्री फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इक्विटेबल शेयर। ये ठीक है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे जो मेरे को अब दिखाई दे रहा है, समझ आ रहा है, क्योंकि ये रिसोर्सेज की भी बात कर रहे हैं, ये ऑब्वियसली EEZ के बियॉन्ड वाली बात हो रही है। इन जनरल हाई सी वो होती है जहाँ पे नेशनल लॉज लागू नहीं होते, है ना। EEZ में हमारे कोई लॉ लागू नहीं होता, हम सिर्फ उसके रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। बट क्योंकि यहाँ रिसोर्सेज की बात हो रही है, मोस्ट प्रॉब्ली ये EEZ के बियॉन्ड की बात हो रही है, ठीक है। तो एक बार मेरे को देखना पड़ेगा, यहाँ क्लैरिफाई नहीं हुआ ये चीज़, ठीक है, एक बार देखेंगे इसको। फिर द ट्रीटी विल बिकम इंटरनेशनल लॉ 120 days आफ्टर एंड एटलीस्ट 60 कंट्रीज सबमिट देयर रेटिफिकेशन। एज ऑफ नाउ इन 91 ने कर दिया है, बट ओनली 8 हैव, अच्छा 91 हैव साइंड इट और 8 ने रेटिफाई कर दिया है। अगर 60 कंट्रीज अपना रेटिफिकेशन देती हैं तो लागू हो जाएगी, ठीक है। अदर कन्वेंशन, ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का कन्वेंशन है, ये सब ठीक है। आगे चलते हैं। World's oldest cave painting was created at least 51,000 years ago. इंडोनेशिया में सुलावासी केव है। Researchers discovered world oldest cave painting, ठीक है। लिएंग करमपुएंग है ना, करमपुएंग है ना, हाँ लिएंग करमपुएंग केव हो गई, ठीक है। कहीं लिखा है किसने बनाए थे? Depicts 3 human-like figures इंटरेक्टिंग विद अ वाइल्ड पिग, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे चलते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक व्हीकल व्हाट इज़ रीजनरेटिव ब्रेकिंग, क्या होता है बताओ? एनवायरनमेंट वालों को पता होना चाहिए, क्या बताओ क्या है? इंजन तो होते ही नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, क्या होते हैं? क्या होता है? अच्छा ये बताओ चलता कैसे है? इंजन नहीं है तो कैसे चलेगा? क्या होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में? बैटरी तो ठीक है, चलो ठीक है, मतलब हाइड्रोजन व्हीकल भी ले लें, वो भी एक किस्म का EV है, वो तो हाइड्रोजन पे चल रहा है, बैटरी नहीं है। बट बेसिक चीज़ चला क्या रही है, वो घुमा क्या रही है? मोटर है। मोटर इंजन कैसे हो गया? नहीं, इंजन के अंदर फ्यूल डलता है, मोटर होगा ये, ठीक है, ठीक है। चलो अब आगे चलो, मोटर हो गई, ठीक है। वैसे चलेंगी तो एक तरफ पे चलेंगी ना, हाँ हाँ ब्रेक सकते हैं दूसरी तरफ, हाँ हाँ। तो उसमें रीजनरेटिव में ऐसा होता है कि जो मोटर से एक तरफ जा रही है हाँ, वो ढोने के लिए उल्टा चला देते हैं, बाकी वो धीरे धीरे रुक जाते हैं। एकदम सही। हम बिजली देते हैं, ठीक है, बिजली से होता क्या है कि हम कॉइल में बिजली छोड़ते हैं, ठीक है, और क्योंकि वो मैग्नेटिक उसमें सस्पेंडेड है ना, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो क्या है कि बिजली छोड़ने पे उसमें मैग्नेटिज्म होता है, मैग्नेटिज्म की वजह से वो गोल घूमती है, मोटर चलती है। मोटर का यही मैकेनिज्म है, हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल के अंदर बिजली छोड़ेंगे, मोटर घूमना शुरू कर देगी, ठीक है। जनरेटर कैसे काम करता है? किसी चीज़ से हमने क्या कहते हैं, टरबाइन है वो घुमाया, ठीक है, और टरबाइन जो घूम रहा है उसके अंदर एक कॉइल है, और कॉइल उसी मैग्नेटिक उसमें सस्पेंडेड है ना, तो वो क्या करेगी, एक कॉइल जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमती है वो बिजली प्रोड्यूस करती है, उल्टा, ठीक है। तो होता क्या है, मोटर में ये हो रहा है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं और जनरेटर में उल्टा कर रहे हैं, एग्जैक्टली, है ना। मैकेनिकल को हम इलेक्ट्रिक में कर रहे हैं, हम यही काम करते हैं। उसी मोटर को हम उल्टा चलाना शुरू कर देते हैं, गाड़ी जा रही है आगे, ठीक है, उसका एक मोमेंटम है, हमें ब्रेक लगाना है, हम क्या करेंगे, उसी चीज़ को उल्टा कर देंगे और बैटरी से दोबारा जोड़ देंगे। तो होगा क्या कि उसके जो मोमेंटम है, गाड़ी का जो मोमेंटम है, उस मोमेंटम से ये टरबाइन उल्टा घूमना शुरू हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगा,
है ना। तो जो मैकेनिकल एनर्जी है कन्वर्ट हो गई बैटरी के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो ने, इंडिया में सबसे पहले दिल्ली मेट्रो ने करा था, उसके लिए वर्ल्ड बैंक से कार्बन क्रेडिट्स भी मिले थे, उससे उन्होंने 25-30 करोड़ रुपए भी कमा लिया बेच के, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ने कार्बन क्रेडिट दिए थे। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग पूरे इंडिया के मेट्रो सिस्टम में उसके बाद से यूज़ हो रही है। हम फिजिकल ब्रेक लगाते नहीं। फिजिकल ब्रेक क्यों? ब्रेक शू के ऊपर बार बार जोर आता है, यहाँ पे यूज़ होते हैं ब्रेक शूज़, है ना, लेकिन रीजनरेटिव ब्रेकिंग की कैपेसिटी के बियॉन्ड जब चला जाता है तब हम ब्रेक शूज़ यूज़ करते हैं। हाँ, ब्रेक शू यूज़ करने के डिसएडवांटेज क्या है? घिस जाते हैं, है ना, रिपेयर करना पड़ेगा बार बार, गर्म हो जाते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, है ना। रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या है? बड़ा सिंपल है। इमरजेंसी ब्रेक्स के लिए हमें फिर भी ब्रेक शूज़ चाहिए, ठीक है। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग बस ये है। अब क्या है, ये तो बड़े इसमें तो आसान होता है, इस मशीन्स लगाकर, बड़ा कोच है उसके नीचे मशीन्स फिट कर दो उस चीज़ के लिए कि उसको पलट दे, है ना। अब ये गाड़ियों में कैसे यूज़ करें? तो गाड़ियों में भी आजकल ये यूज़ हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनरेटिव ब्रेकिंग व्हीकल स्पेशली इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड टाइप्स इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द ब्रेकिंग टू रीयूजेबल इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड देयर बाय एनहांसिंग एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन ट्रेडिशनल फ्रिक्शन ब्रेक्स बेस्ड ब्रेकिंग। सिंपल, ठीक है। तो जो भी है व्हीकल काइनेटिक, जो एक ही बात है, ठीक है, और कुछ है और ज़्यादा कुछ नहीं। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट रीओपन्स PLI स्कीम फॉर वाइट गुड्स। वाइट गुड्स क्या होते हैं? कोई आइडिया? जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बड़ी मशीन्स यूज़ करते हैं ना, हाउस होल्ड मशीनरी आइटम्स, जैसे फ्रिज हो गया, AC हो गया, कूलर हो गया, ये सब, ठीक है, ये सब वाइट गुड्स होते हैं। तो अब क्या है कि इनमें से कई सारी चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो इंपोर्ट से बचने के लिए ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हैज़ रीओपन्ड एप्लीकेशन विंडो फॉर PLI स्कीम फॉर वाइट गुड। PLI स्कीम क्या है फिर से बताओ मेरे को एक बार। वो तो ठीक है, ये तो नाम है, स्कीम क्या है? कि कोई कंपनी इतना प्रोडक्शन बनाएगी अगर नेक्स्ट टाइम उससे ज़्यादा। हाँ, तो इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन मैं इसलिए बार बार रिपीट करवाता हूँ ताकि छोटे छोटे कीवर्ड्स आपके दिमाग में बैठ जाएं। लंबा लंबा उसको एक्सप्लेन करोगे इससे बढ़िया इतना बोल दो, इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन पे एक इंसेंटिव दिया जाएगा, ख़त्म, ठीक है। तो जितनी आपने प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दी उस पर इंसेंटिव है, सिंपल, राइट। मेरा टाइम हो गया, जल्दी करते हैं इसको। तो क्या वाइट गुड्स रेफर टू लार्ज हाउस होल्ड एप्लीकेशन सच एज रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, डिश वॉशर, ये सब, ठीक है ना। लास्ट करते हैं। प्रेसिडेंट मिलेई फ्लैगशिप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टेक इफेक्ट इन अर्जेंटीना। तो होगा, इन्होंने कुछ करा होगा, कुछ है। इंडिया से एम्प्लॉयमेंट, हाँ ये देख कर लेते हैं, इंडिया की न्यूज़ है। एम्प्लॉयमेंट रेट्स राइज बाय 6% इन 2023-24। अब ये किसने सर्वे करा है? ये RBI ने करा है। RBI का कोई KLEMS डेटा है। KLEMS क्या होता है? K मीन्स कैपिटल, ठीक है। वो होता है ना, कार्ल मार्क्स की किताब का नाम पता है क्या था? दास कैपिटल। दास मतलब द कैपिटल, कैपिटल मतलब पैसा, पूंजी। तो कैपिटल, लेबर, एनर्जी, मटेरियल और इनपुट्स, ऐसा करके कुछ है, ठीक है। इनपुट से इम्पोर्ट ऐसा कुछ होता है। तो ये हर सेंट्रल बैंक इस टाइप का डेटा निकालता है, क्या कि कितना कैपिटल है मार्केट में, कितना लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, ये सब, ठीक है। तो उसका कोई डेटाबेस है, वहाँ से उन्होंने बताया कि भाई 6% एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, ठीक है। एक डेटा है, याद रख लेना, बाकी इतने काम का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स रियल टाइम ट्रैफिकिंग अक्यूज्ड ऑन बेल वायलेट्स राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। रियल टाइम ट्रैकिंग मतलब मान लीजिए किसी को जियो टैग कर दिया बंदे को, उसकी जेब में सिम डाल दी और जहाँ जहाँ जा रहा है, मतलब जो अक्यूज है उसको एक बार बेल मिल गई, बेल मतलब उसको फ्रीडम मिल गई, है ना। तो ये कह रहे हैं कि भाई इन जनरल ऐसा मत करो कि किसी को हमेशा टैग करते रहो, है ना। उसका राइट टू प्राइवेसी उल्लंघन है कि वो कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है। इतनी सी बात है। क्या भले कोई क्राइम कर दे, नहीं, अगर ऐसा भनक भी होती है कोर्ट को तो बेल ही नहीं मिलती, है ना। अगर कोर्ट अश्योर्ड है कि वो क्राइम नहीं करेगा तभी बेल मिलेगी। एक बार बेल मिल गई, है ना, तो ज़्यादा ये करा जा सकता है कि जैसे बेल की कुछ कंडीशन होती है कि हर 15 दिन में इस पुलिस स्टेशन में आकर आपको हाजिरी देनी है। जब वो कंडीशंस पहले से सेट हो गई है तो रियल टाइम डेटा कलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो वाकई में प्राइवेसी का आना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, बस यही है। राइट टू प्राइवेसी कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी? ये आर्टिकल 21 का हिस्सा है। कब? 2017 के बाद से पुट्टा स्वामी केस आया था, राइट टू प्राइवेसी केस कहते हैं इसको, ठीक है। बस ठीक है, इतनी है। कोई करना है क्या? जल्दी से कर लेते हैं, अगर आप जल्दी कर पाओ तो।
वाइट वुड क्या होता है? परफेक्ट। आगे ओल्डेस्ट की पेंटिंग, फर्स्ट वाला है ना, ह्यूमन फिगर्स इंटरेक्टिंग विद वाइल्ड पिग। मराठी ये कहीं और आया होगा, ये वैसे ना दिल्ली की आर्कियोलॉजिकल साइट्स के लिए है वैसे, ठीक है कोई नहीं। और क्या है एलिवेटेड दिल्ली लैंडस्केप परी, क्या एम्स टू एनहांस दिल्लीज कल्चरल लैंडस्केप बाय प्रमोटिंग प्रिजर्विंग रिच हेरिटेज, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह के लिए है, लेकिन ये ओवरऑल कल्चरल लैंडस्केप के लिए, ठीक है ठीक है। पक्का? खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं? नहीं वैसे कौन सी होती है? खरीफ कौन सा महीना हुआ अभी जो चल रहा है? बारिश का महीना। वीट कभी बारिश में तो होती नहीं है ना, सर्दियों में होती है, एकदम सही है वीट, ठीक है चलो ठीक है।